वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी। और आज हम करने वाले हैं द वन शॉट वीडियो ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ, वो भी एकदम प्रिसाइज मैनर में डिटेल से तो मैं आपको करा दूंगी। पर अभी मौके की मांग ये है मैम कि छोटे से छोटे समय पर हमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का वन शॉट करा दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। और मैं बता रही हूँ बेस्टेस्ट होने वाला है, तो स्ट्रेस मत लेना। कल आपको अगर आपको कल की तैयारी करनी है तो पहली बात यह है कि आज का पूरा सदुपयोग करो। अगर आपने आज भी अपना काम आधा छोड़ दिया और आप सोच रहे कल नया शुरुआत करेंगे, तो आज काम अच्छे से करो, तभी कल अच्छी शुरुआत होगी, नहीं तो आज की स्ट्रेस कल हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बहुत ही प्यारा 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 चैप्टर है। हम ये मानो कि हम इसमें वो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं बहुत जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी टू मेक समथिंग न्यू। अब बायोलॉजी का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे और कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो होती है बच्चों, वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एक होती है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। जब हम घर पे खाना बनाते हैं जैसे इडली, डोसा, केक्स, उन सब में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है इन द फर्मेंटेशन। तो आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो घर में भी इस्तेमाल होती है, जिसे हम क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। पर जब भी हम बात कर रहे हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है बच्चों? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आता है टेक्निक्स। हम माइक्रोब्स का नेचुरली इस्तेमाल नहीं करेंगे, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे विद द यूजिंग टेक्निक्स। तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है टेक्निक्स के बारे में। अब बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन, जैसे टेक्निक्स में टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स हमने बना लिया, इंसुलिन हमने बना लिया, तो ये सब जो है आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ही एग्जाम्पल हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और ये कई बार पूछी भी जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ये इंटीग्रेशन है साइंस का, है ना, और नेचुरल ऑर्गेनिजम्स का, उनके सेल, उनके पार्ट और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, अगर हम उसको आर्टिफिशियली बना दें तो दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, parts and their molecular analogs to make some new services and the products। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बड़ी ही पॉपुलर है। आपको 4 डेफिनेशन दे दी जाएगी और उसमें असली वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है इसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट बना सकें, यूजफुल प्रोडक्ट बना सकें। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं बच्चों? हम बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम बनाते हैं जीएमओस। जीएमओस का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको क्या बोला कि माइक्रोब्स को कुछ ऐसा डिजाइनिंग कर दो, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दो जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे हो जाए। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ध्यान से सुना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान से सुनोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनके डीएनए में कुछ ऑल्टर कर देते हैं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं कि उनसे कोई प्रोडक्ट बनने लग जाता है, फिर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे एक गाय है रोजी, है ना, रोजी के अंदर हम लोगों ने, तुम सोचो, है ना, रोजी के अंदर हमने उसके डीएनए को अल्टर कर दिया, डीएनए को अल्टर कर दिया उसके, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो ये जरूरी नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो जैसे रोजी है, तो रोजी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस दूध बनाती है, ठीक है, जिसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है और नॉर्मल दूध से उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, जो कि छोटे बेबीज के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो हमने गाय को अल्टर कर दिया। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी से बेसिकली हम अल्टरेशन करते हैं डीएनए के किसी भी ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब क्या क्या है बच्चों? जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, वैक्सीन हो गया, हम किसी डिफेक्टिव जीन को भी करेक्ट कर सकते हैं। और डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, दैट इज एस्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का एक पेशेंट थी जो कि 4 साल की लड़की थी। 1990 में इसके जीन को हमने करेक्ट किया है बाय द जीन थेरेपी। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, अब जीन को करेक्ट कैसे करते हैं या हमें जीन सप्लीमेंट देना है, डीएनए देना है, वो हम देखते हैं। आइए, अब प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बेटा, एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बना लिया, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। पर जो हमने जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है ना, जिसका डीएनए हमने चेंज किया है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना है ताकि हम उससे प्रोडक्ट निकाल सके, है ना, सर्विसेज निकाल सके। अब अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज तुम बनाओगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उसकी कॉपी बनाने के दौरान स्टेराइल एम्बियंस देना, इंपॉर्टेंट चीज़ें देना, ठीक है, ये सब चीज़ें देना जो है ये होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या बनाते हैं बेटा, हम पूरा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने की कहानी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस प्रोसेस से हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, फिर एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सके, मल्टीपल कॉपीज जो है वो बना सके। ठीक है, अब आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर हुई है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ नाउ। तो इसमें क्या है, देखो इधर आ जाओ। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं। ठीक है, आपका माइक्रो मॉडिफाई हो गया, उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जब आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, उसको एक प्रॉपर एम्बियंस देते हैं, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, तो इस कहानी को हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हमेशा याद रखिएगा कि टारगेट जीन, मतलब बेसिकली हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन ठूसते हैं और वो टारगेट जीन होता है, आप कुछ भी नहीं ठूस सकते। ठीक है, अब सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कब की गई थी, इसे किया था स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में। ठीक है, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला के जो है प्लाज्मिड में ठूस दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला के प्लाज्मिड में ठूस दिया था। जैसे कि हम समझते हैं क्या है कहानी। ठीक है, इधर आ जाओ जल्दी से। तो 1972 में आपके स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। इन्होंने लिया क्या था, ये समझो बात को। पहले इन्होंने लिया था एक साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया बेटू, इन्होंने लिया था बच्चों एक साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, क्या लिया बेटा, इन्होंने लिया है एक साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर था एक प्लाज्मिड, ध्यान से समझिए, साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर था बेटा जी एक प्लाज्मिड। डन, समझ में आई बात। और उन्होंने लिया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है बेटा, इधर देखो, और उन्होंने क्या लिया बेटा, उन्होंने लिया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब सुनो बात को, है ना। फिर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किया। उसके पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो है डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम का इस्तेमाल किया, प्लाज्मिड को कट किया। ठीक है, प्लाज्मिड को कट किया और यहाँ पर वो ले आए किसको बेटा, यहाँ पर ले आए आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। फिर उन्होंने एक एंजाइम का इस्तेमाल किया यहाँ पर, और उस एंजाइम का नाम है बेटा जी लाइगेज। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है बेटा जी लाइगेज। और लाइगेज की मदद से उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर रख दिया, और इस तरीके से उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, और ये कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और इस तरीके से उन्होंने 1972 में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया। इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरीके से बना था। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने के दौरान हमको कौन कौन किस तरीके की प्रोसेस का इस्तेमाल करना होता है। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, तो मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारे नोट्स जो है वो मैं आपको वहीं पर देती हूँ। तो कृपया करके आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू एवरीबडी। यहाँ तक की बात सबको अच्छी तरीके से क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ जल्दी से, बोलो अच्छी तरीके से क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब सुनो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, हमको अपना डीएनए निकालना है। जैसे कि अगर आप देखो तो ये हमारा जो है, ये है हमारा टारगेट जीन, ये हमारा क्या है बेटा, टारगेट जीन। पर ये जो टारगेट जीन रहा होगा बच्चों, ये किसी डीएनए का ही तो पार्ट रहा होगा, बड़े से डीएनए का पार्ट रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ जल्दी से।
ये जो टारगेट जीन है ये किसी बड़े से डीएनए का पार्ट रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब इस टारगेट जीन को काटने के लिए हमको एंजाइम की इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल मैम। तो हम यहाँ पर उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। एक एंजाइम का नाम है, बताऊंगी कैसे क्या है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम यहाँ इस्तेमाल करोगे वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हें प्लाज्मिड को भी काटने के लिए करना पड़ेगा। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको बैक्टीरिया से अगर आप निकाल भी लोगे तो बैक्टीरिया को कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो ये जो होता है ये क्रोमोसोमल डीएनए तो अलग है, अगर इसको निकाल लोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। हम जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर ये पावर होता है कि बहुत जल्दी जल्दी अगर उसमें आप डीएनए डाल दोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हाई रेप्लिकेशन पावर होता है उसके अंदर और बहुत जल्दी जल्दी ये कॉपीज बना सकता है, इसलिए हम लोग इसको चूज करते हैं, ठीक है। और निकाल लोगे तो बैक्टीरिया को फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल आप इसको काटने के लिए कर रहे हो, सेम अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे आप कर रहे हो तो बेटा यहाँ पर भी आपको एक्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिफरेंट नहीं करोगे। क्योंकि मान लो यहाँ पे मान लो आपने थोड़ा इतना लंबा यूज कर दिया और यहाँ पे छोटा कर दिया तो यहाँ पे गैप छोटा बनेगा तो आपका जो डीएनए है वो फिक्स ही नहीं होगा। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बेटू वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप मेन डीएनए सेल से निकालो, ठीक है। सेल से निकालने के बाद मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होता है बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके अपना डीएनए काट के निकाल लो, डन है। उसके बाद आपको प्लाज्मिड भी कट करना पड़ेगा, काट लिया सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो पहले आपने क्या किया, फॉरेन डीएनए से अपना जीन कट किया, फिर वेक्टर डीएनए को सेम एंजाइम से काटना पड़ेगा, काट लिया। फिर दोनों को कौन से एंजाइम की मदद से जोड़ लिया? लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हर बार हमको पूछा जाता है, लाइगेज से जोड़ लिया। अभी आपका रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बन गया है। अब इसकी मल्टीपल कॉपीज हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहां पर हमको चुनना है एक होस्ट सेल, ठीक है बेटा। हमको क्या चुनना है बेटा, यहाँ पे होस्ट सेल। इस प्लाज्मिड को हम इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। जिस बैक्टीरिया के अंदर आप इसको डाल रहे हो उसको कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? होस्ट। क्योंकि आपके होस्ट के पास ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो था नहीं, तो जैसे आप उसके अंदर डालेंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मेरे अंदर चंडाल पने का जीन नहीं था पर आ गया तो मैं चंडाल हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? तो इसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं था, पर जैसे आप इसके अंदर डाल दोगे तो वो कैसा हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। इस सेल को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इस सेल को शिप्रा मैम हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसके पास पहले था नहीं, हमने डाल दिया इसके अंदर। अब ये होस्ट डिवाइड करेगा, होस्ट के अंदर प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा। प्लाज्मिड के अंदर तो ये पावर रहती है कि बहुत सारी कॉपीज बना देता है, बहुत सारी कॉपीज बना देता है, बहुत सारी कॉपीज बनाता जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बन गई, उल्ला हो जाएगा। तो जैसे ही बेटा बहुत सारी कॉपीज बनेंगी तो बस बैक्टीरिया को तोड़ो, अपना जीन निकाल लो, बस बात खत्म हो गई। जीन निकाल लो। अगर ये जीन प्रोडक्ट बनाने लगे तो प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम जीन चाहते हैं या प्रोडक्ट चाहते हैं, क्योंकि ये जीन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। समझ में आई? तो बायोटेक्नोलॉजी हम सोचते हैं कि बहुत ही संडा बवाड़ा चैप्टर है, बट नो, इट इज वेरी इजी, ठीक है। ये जो है बहुत ही इजी सा चैप्टर है बच्चों, ठीक है। अब सेल से देखो क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज बना लिया हमने। इसी तरीके से मल्टीपल कॉपीज किसी भी जीन की बना सकते हैं हम। एंटीबायोटिक तो देखो वैसे इसमें इन लोगों ने किया क्या था, फिर इन्होंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ डाला? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बेटा जी डाला एक सेल के अंदर, ठीक है। इस सेल के अंदर, इस सेल का नाम है मान लो ई कोलाई, ठीक है। इस सेल का नाम है बच्चों ई कोलाई। अब ई कोलाई के अंदर इन्होंने क्या डाला बेटा? अब ई कोलाई के अंदर इन्होंने डाला अपना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ई कोलाई के अंदर इन्होंने डाला अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला। प्लाज्मिड डिवाइड होता जाएगा, इसी सेल के अंदर प्लाज्मिड जो है डिवाइड होता जाएगा। तो आपकी जीन की कॉपी भी अपने आप, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, प्लाज्मिड अपने आप ही पगलाता रहता है, डिवाइड होता रहता है। अब यहाँ पर देखो तुम बहुत सारी कॉपीज बन गई कि नहीं? अब देखो बेटा ध्यान से, अब आपके बैक्टीरिया भी एक समय के बाद डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड करने के बाद बैक्टीरिया और डिवाइड करेगा, है ना। तो क्या हो रहा है बच्चों, है ना। तो जब आप रिकॉम्बिनेशन, तो देखो यहाँ पर क्या किया आपने, ये प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है बेटा? ये है आपकी प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद आपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ डाल दिया? सेल के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटू? ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। डन। आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले बैक्टीरिया के पास तो ये प्लाज्मिड था नहीं, फिर आपने बहुत सारी कॉलोनी बनाई।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होती है बच्चों, जब आप किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो तो इसे कहते हैं क्लोनिंग। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में आपको क्या चाहिए था बेटा, स्टेराइल एनवायरनमेंट। अब देखो मैंने पूरा ही एक पेज पे लिख दिया, ध्यान देना इसको। यहाँ पर आपने देखो कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए था। इसको हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, इसे हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और यहाँ तक के प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आई बात, इसे कहते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं कि मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ तक का प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तक का प्रोसेस होता है बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी टू मेक द मल्टीपल कॉपीज। दिस इज कॉल्ड एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि हम कैसे कर रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, पर ये बात है कि जब भी हम डीएनए निकाल रहे हैं तो सेल को तोड़कर डीएनए निकालना पड़ेगा। तो सेल को तोड़ने के लिए, क्योंकि उस डीएनए के अंदर ही तो हमारा टारगेट जीन छुपा हुआ है ना, जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं। तो जिस भी सेल के अंदर ये डीएनए घुसा हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनो, उस सेल को तोड़ोगे ना, तुम क्या अलादीन के चिराग थोड़ी है को घिस दोगे तो जो है तो वो हो जाएगा, नहीं। तो बेटा क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम आइसोलेट नहीं करोगे, आओ मैं तुमको अपने विद्यार्थियों से मिलाती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणी जो है मेरी क्लास में आया है, मैं उसको आप सभी लोगों से मिलाना चाहती हूँ। आओ आओ आओ, ठीक है आओ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणी जो है हमारी क्लास में घुसता चला रहा है। आ जाओ मेरे, हेलो एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये बोलना चाहते हैं कि डीएनए को आइसोलेट करो, क्योंकि अगर आइसोलेट नहीं करोगे तो मैम तुम्हारा ये हाल कर देंगी। अब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, चलो बहुत हो गया तुम्हारा बहुत काफ़ी स्लिम है, मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी देता रहता है, मैम तुम इतनी मोटी में इतना पता चल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ बेटू, इधर आ जाओ चलो। अब देखो, जब भी हम सेल को तोड़ते हैं तो बैक्टीरिया सेल को तोड़ने के लिए हमको कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइसोजाइम। प्लांट सेल को तोड़ने के लिए हमको कौन सा एंजाइम चाहिए, सेल्यूलेज। फंगस की सेल को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, काइटिनेज, क्योंकि काइटिन की सेल वॉल होती है। आरएनए को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, राइबोन्यूक्लियस। आरएनए को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमको चाहिए प्रोटीज। अब मैं बताती हूँ उसका रोल क्या क्या है, बस ये याद रखना कि आरएनएज को तोड़ने के लिए आरएनएज चाहिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि डीएनए को कट करने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, और जो एंजाइम डीएनए को काटने के लिए हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, उनका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब बात यह है कि आपके पास जो न्यूक्लियसेस होते हैं, न्यूक्लियसेस का मतलब जो बेसिकली आपके डीएनए को काटते हैं, तो आपके जो न्यूक्लियसेस होते हैं बच्चों, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हमको आरएनए तो काटना नहीं है, हमको डीएनए ही काटना है। ठीक है, तो न्यूक्लियसेस में हम जो यूज़ करते हैं बेटा वो होता है डीएनएस। ठीक है, न्यूक्लियसेस में भी हम जो यूज़ करते हैं बेटा वो होता है डीएनएस। अब सुनो मेरी बात को, है ना। अब जो न्यूक्लियस हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एक क्या होता है बच्चों, एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा होता है बेटा एंडोन्यूक्लियस। तो एक होता है बच्चों एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, डीएनए को एकदम एंड से काटता है। ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस जो होता है बच्चों वो डीएनए को अंदर से काटता है। ठीक है, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, हमारे पास डीएनए जो है वो दो टाइप के हैं बेटा। एक है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर से काटता है, ठीक है, और एक जो एंजाइम है वो अवे फ्रॉम द सेंटर काटता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एंडोन्यूक्लियस का है और क्या होता है बच्चों, एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो होते हैं जिसमें कट द डीएनए इनसाइड। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस क्या होता है बेटा, जो डीएनए को इनसाइड से कट करते हैं। ठीक है, अब एक क्या होता है, मिडिल से कट द डीएनए। ठीक है, मिडिल से काटते हैं, और एक होता है अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर से अवे काटते हैं। ठीक है, तो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये वाला चाहिए, अवे फ्रॉम द सेंटर वाला। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अवे फ्रॉम द सेंटर वाला। ठीक है, तो अब ये जो एंजाइम है अवे फ्रॉम द सेंटर वाले, ये कब खोज हुई इनकी, तो पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो होता है HIND-2। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि HIND-1 क्यों नहीं है, HIND-2 ही क्यों है मैम। HIND-1 इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि HIND-1 जो है ना वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता। ठीक है, हुआ वो ही पहले था पर वो यूज नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि HIND-2 पहला है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी कैसे हुई, अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं, अब मेरी बात को ध्यान समझिए। बैक्टीरिया जो होता है बच्चों, है ना, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया था। कैसे,
बैक्टीरिया ने अपने अंदर बना लिया होगा, ओ ला मेरे को कोई नहीं मार सकता। मान लो उसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया। अब क्यों बनाया था उसने, ध्यान से सुनिए। जब बैक्टीरिया को एक बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस इन्फेक्ट करता है, अब अगर इसका डीएनए जो है इसके अंदर आ जाएगा तो ये जो एंजाइम है इसके डीएनए को कट कर देंगे और बैक्टीरिया को इन्फेक्शन नहीं होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। पर अगर ये बैक्टीरिया के डीएनए को इन्फेक्ट कर सकता है ना, ये एंजाइम इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो यही एंजाइम खुद के डीएनए को भी तो काट सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बनाया नहीं है, ये हमने बैक्टीरिया से निकाला है। बैक्टीरिया के पास उसका डिफेंस मैकेनिज्म था, मतलब ये बात है कि हमने उसकी आत्मा निकाल ली उसकी सुरक्षा की। हम बहुत पापी प्राणी हैं, तो हमने क्या किया बेटा, बैक्टीरियोफाज था। बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया मरे ना, अपने बचाव के लिए, जैसे कि अगर मुझे कोई मारेगा तो मैं तुरंत हाथ पैर चलाना शुरू कर दूंगी, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालेगा और बैक्टीरियोफाज के डीएनए को मार डालेगा, ठीक है। पर अगर ये बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट सकता है तो ये खुद के डीएनए को भी तो काट सकता है, इसलिए इसने और चालाकी की। बैक्टीरिया एक मॉडिफिकेशन सिस्टम शो करता है। बैक्टीरिया अपने चारों तरफ पता है क्या लगा देता है बेटा, मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या लगा देता है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप की वजह से ये अपने डीएनए को खुद नहीं काटते, है ना, ये अपने डीएनए को पहचानते ही नहीं है फौरन, ये सिर्फ काटते हैं बैक्टीरियोफाज के डीएनए को। तो ये वाली बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो 1963 में, ध्यान से देखना, है ना, अगर आप देखो कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कब बनी थी, आ जाओ देखो, यहाँ तुमको मैं दिखाई देती हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनी थी 1972 में, और क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल कर चुके थे तो मतलब पहले ही बना हुआ, तो 1963 में बना था आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। तो ये मिथाइलेज क्या करता है, ये अपने डीएनए के चारों तरफ लगा लेता है ताकि ये अपने डीएनए को फॉरेन ना समझे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाते हैं डीएनए की, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, और वो एक स्पेशल सीक्वेंस में कट लगाते हैं, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, GAATTC GAATTC, ठीक है। तो जैसे मॉम को आप पढ़ते हैं कहीं से तो एक ही आता है, ठीक है, मॉम, मैम, ठीक है, डैड, ये सब जो होते हैं बच्चों, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया गया एक मलयालम, ये सब जो है क्या है बच्चों, ये है आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिनको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पढ़ने पर भी ये बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। एम आई क्लियर टू यू एवरीबडी, ठीक है। बोलो, यहां तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसको लिखा कैसे जा सकता है। जैसे कि GAATTC जो सीक्वेंस है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, जिसका नाम है EcoR1। अब EcoR1 में क्या मतलब होता है, EcoR में E का मतलब होता है जीनस एस्चेरिचिया, CO का मतलब होता है कोलाई विच इज द स्पीशीज, R का मतलब होता है स्ट्रेन, ठीक है, कौन सा स्ट्रेन है ये, ठीक है, और I का मतलब है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। अब EcoRY, इस एक्चुअली इस स्ट्रेन का नाम R नहीं है, एक्चुअली इस स्ट्रेन का नाम है RY13। तो ये वाला जो स्ट्रेन है पहले नंबर पर इस बैक्टीरिया से निकाला गया था। तो EcoR1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई से पहले नंबर पे निकाला गया था, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो EcoR1 स्ट्रेन का नाम क्या, जैसे कि मान लो सारे इंसान है पर सारे इंसानों का नाम अलग अलग है ना, होते तो सब जो है तो माँ के पेट से ही है ना। जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं, चारों तो बच्चे ही हैं पर सबके नाम अलग अलग हैं। तो ई कोलाई से हमने काफ़ी सारे जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले थे, पर जो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए बेटा वो है EcoR1। एम आई क्लियर, ठीक है। या जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो EcoR1। अब स्ट्रेन का नाम क्या है, EcoRY13। ये स्ट्रेन है, ये वाला बैक्टीरिया से ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले नंबर पे निकाला गया, ठीक है। बैक्टीरिया RY13 मतलब स्ट्रेन, ये वाला बैक्टीरिया। नाउ एक्शन कैसे होता है, इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए और आरएनए में कट लगाता है, ठीक है। अब ये 2 टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है, समझ में आई बात। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा कैसे करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगाते हैं, जो मैंने बताया, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कट लग जाता है, देखो जरा, है ना, जैसे कि यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम यूज किया गया है ये एक्चुअली GAATTC का ही इस्तेमाल किया गया है। ये है आपका वेक्टर का डीएनए प्लाज्मिड का और ये है फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब देखो, और ये किसके बीच में, जैसे GAATTC लिखा, ठीक है, ये GAATTC लिखा है ना बेटा, ये तो ये G और A के बीच में कट लगाता है। देखो अब यहाँ से G और A के बीच में कट लगाया तो ये वाला पार्ट उड़ गया, यहाँ से कट लगाया तो ये वाला पार्ट उड़ गया, ये यहाँ खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया।
अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मैम अवे फ्रॉम द सेंटर ही क्यों कट लगाता है, क्योंकि अगर सेंटर पे कट लगा देगा, अगर यहां पर आप सेंटर पे कट लगा दोगे तो दोनों स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे और हमको नहीं चाहिए। हम अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाते हैं ताकि ये इस तरीके से स्टिकी एंड्स जनरेट हो, ये ऐसे झूलता रहे। और जब हम कट लगाते हैं तो कौन सा बॉन्ड काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा बॉन्ड काटता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड काटता है, तो जी और ए के बीच में कट लगा रहा है, तो जी और ए के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ये ऐसे जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड याद रखिएगा आते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों स्टिकी एंड्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, किससे, लाइगेज नाम के एंजाइम से, ठीक है। तो इको R1 जो है कौन सा सीक्वेंस पहचानता है, तो ये देखो एंजाइम कट करता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन को स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। ब्लंट एंड मतलब ये होता है ब्लंट एंड, जो सेंटर से काट के ब्लंट एंड जनरेट कर रही है, होते हैं ब्लंट एंड। स्टिकी एंड इको R1, BAM-H1, HIND1 और PST1, ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना। आप ध्यान सुनो, जैसे हमने प्लाज्मिड कट कर लिया, ध्यान से सुनना, जैसे हमने प्लाज्मिड कट कर लिया, हमने अपना टारगेट डीएनए काट के निकाल लिया, कैसे पहचानोगे कि प्लाज्मिड कटा नहीं कटा, कैसे पहचानोगे रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं हुआ। तुमको क्या लग रहा है कि ये प्रोसेस जो है ये काफी बड़ी प्रोसेस है, मेरी बात को ध्यान समझना। अगर आपको ऐसा लगता है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है बच्चों, समझ में आई बात। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत आसान प्रोसेस है, ये आसानी से तुम्हें दिखेगा, तो ये बिल्कुल भी तुम्हें दिखता नहीं है। ये बहुत ही माइन्यूट प्रोसेस है बेटा, बहुत ही छोटा प्रोसेस है, जो ऑलमोस्ट जो है बच्चों कहाँ होता है, आपके मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर है, जो तुम्हें दिख भी नहीं रहा है। हम देखेंगे कैसे, अब समझो। अब जैसे मान लो कि हमने काट लिया, ठीक है, तो हम लोग ना प्रोसेस करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक जेल है, कौन सा जेल होता है बेटा, एग्रोज जेल होता है। कौन सा जेल होता है बेटा, एग्रोज जेल होता है, ठीक है। ये जो एग्रोज जेल है ये सीवीड मतलब रेड एल्गी से निकाला जाता है। ये एग्रोज जेल जो होता है इसमें छेद होते हैं, ठीक है। अब आप अपना डीएनए जो है इन गड्ढों पे जेल के डाल देते हैं, इस जेल को एक बफर में डुबो दिया जाता है और फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाता है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर लगा होता है कैथोड, यहाँ पे लगा होता है एनोड, है ना। अब आपका डीएनए नेगेटिव चार्ज से है और ये दौड़ेगा एनोड की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर दौड़ेगा, ठीक है। अब ये कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, सीविंग इफेक्ट। डीएनए जो भारी वाला होगा वो डीएनए जेल के छेदों पे फंस जाएगा, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, सीधी बात है ना। और जो छोटा छोटा होगा वो छेद से निकलता जाएगा, तो जो भारी डीएनए होता है वो पीछे रह जाता है, जो छोटा डीएनए है बेटा वो आगे चला जाता है, सीधी बात ही है, ठीक है। तो फ्रैगमेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटे हैं, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कटा या नहीं कटा इलेक्ट्रोफोरेसिस से। डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज जो कि एनोड की ओर भागता है ना। फ्रैगमेंट्स हमेशा याद रखिए सीविंग इफेक्ट की वजह से सेपरेट हो रहे हैं, बड़ा पीछे है छोटा आगे है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद जब जेल आपका, जैसे हम लोग इसको बफर में डुबोते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं, तो हम मान लो 20 मिनट के लिए जेल को रन करते हैं। 20 मिनट के बाद हम ये कहते हैं कि डीएनए चल गया होगा पर दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको देखने के लिए हम एक डाई का इस्तेमाल करते हैं और उस डाई का नाम होता है बेटा इथिडियम ब्रोमाइड। और उसके बाद डाई डालने के बाद हम जो है इन बैंड्स को यूवी रेडिएशन के नीचे ले जाके देखते हैं, तो आपके यूवी रेडिएशन का जो कलर होता है, जो यूवी रेडिएशन की वजह से आपके जो डीएनए के बैंड्स का कलर है बेटा वो ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आप इस डीएनए को चाकू से कट करके निकाल ले, आपको पता चल जाएगा देखने से कि ये इतना साइज होना चाहिए मेरे टारगेट डीएनए का। अगर उतने साइज का डीएनए मिल गया मतलब ये मेरा टारगेट डीएनए, काट करके निकाल लूंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूजन। एम आई क्लियर। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज भागेगा एनोड की ओर। कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, सीविंग इफेक्ट होता है। किस इफेक्ट से भागता है वो, छन्ने के, छोटा वाला आगे चला जाएगा, बड़ा वाला पीछे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। नेक्स्ट की कहानी ये है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट की कहानी ये है कि हमारा जो डीएनए ब्रांड है वो किस कलर बैंड है, वो और ब्राइट ऑरेंज कलर का, किसके नीचे, यूवी रेडिएशन के अंदर दिखेगा। एम आई क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, है ना। अब जो वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपना टारगेट डीएनए ठूसना चाहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो बहुत सारी कॉपी बनाए, है ना, उसके पास मल्टीपल कॉपी नंबर, मतलब अगर आपने प्लाज्मिड के अंदर अपना टारगेट जीन ठूस दिया है तो ऐसा ही प्लाज्मिड चुनो जो कि हाई कॉपी नंबर वाला हो, जो कि काफी सारी कॉपी बना सकता हो। ऐसा जो है सड़ा मड़ा मत चुन लेना, तो हाई कॉपी नंबर वाला ही हमको चुनना है। इज दिस क्लियर, बहुत सारे हाई कॉपी नंबर वाला। अब कौन कौन सा चुन सकते हैं वेक्टर, प्लाज्मिड,
बैक्टीरिया से निकाला। ऐसे ही बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है, इसमें भी अगर आप अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दो और सेल में डालोगे तो बहुत तेजी से, मतलब इनका रेप्लिकेशन नंबर बहुत हाई होता है, ठीक है। वेक्टर्स जो ह्यूमन है ना, वेक्टर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किए वो है बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और वो हाई कॉपी नंबर वाला होना चाहिए, मतलब बहुत सारी कॉपीज एक बार में बना दे, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता हो। नेक्स्ट उसमें क्या होने चाहिए? क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। क्लोनिंग साइट या इनको हम रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, मतलब जहां पर एंजाइम अटैक करके खाली जगह छोड़ेगा और वहां पर आप अपना पीस फिट कर दोगे, ठीक है। तो याद रखिए कि किसी एक प्लाज्मिड या वेक्टर के अंदर एक ही एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, एक एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट रख दोगे तो प्लाज्मिड में के परखच्चे उड़ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर प्लाज्मिड के परखच्चे उड़ गए तो क्या होगा, फिर कैसे बनेगा रिकॉम्बिनेंट? तो एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होगी, ठीक है। एक एंजाइम के लिए कितना होना चाहिए बेटा जी? एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। मल्टीपल एंजाइम के लिए भी एक एक हो जाएगी, ठीक है। पर एक, जैसे कि मान लो PBr322 हमने प्लाज्मिड लिया, तो बेटा हर एक एंजाइम के लिए, जैसे BAM-H1 के लिए एक है, SAL1 के लिए एक है, PVU2 के लिए एक है, PVU1 के लिए, PST1 के लिए, तो हर एंजाइम के लिए एक एक है। किसी भी एंजाइम के लिए दो नहीं है, क्योंकि अगर आप दो करोगे तो मल्टीपल टुकड़े हो जाएंगे और फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हमने कौन सा बनाया, PBr322। बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स ने इसको बनाया था और ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इसका सीक्वेंस आपको आना चाहिए है। इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इन दोनों जीन होने की वजह से हम ये सिलेक्ट कर पाते हैं कि सही में आपका रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल के अंदर गया कि नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या सही वाला गया है नहीं गया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्लाज्मिड के अंदर हमारा DNA घुसा ही नहीं था, वो अपने आप जुड़ गया और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड होस्ट सेल के अंदर चला गया। तो ये सब टेस्टिंग के लिए ये दोनों जीन इसमें डाले गए हैं। और ये जो आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसके अंदर दो रिस्ट्रिक्शन साइट है, सोचो वो है बच्चों BAM-H1 और SAL1। देखो यहां पर आपको समझना है, जैसे मान लो कि TET-R है, ठीक है, मान लो TET-R है, ठीक है। इधर सुनो, मान लो ABC, ठीक है, मैं तुमको ऐसे समझाती हूँ, CCAA ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर BAM-H1 की रिकग्निशन साइट है। अब अगर BAM-H1 ट्रिपल C को पहचानता है तो बेटा वो यहां पहचान लेगा और ये काट डालेगा यहाँ पे। तो आप समझ में आया कि टेट्रासाइक्लिन का इतना बड़ा जीन सीक्वेंस है, पर ये तीनों सीक्वेंस कौन पहचानता है? ये। तो इसी जीन के अंदर इसका भी सीक्वेंस है कि नहीं, समझ में आई बात? तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर दो रिकग्निशन साइट है, दैट इज BAM-H1 एंड SAL1। ऐसी एम्पिसिलिन के अंदर दो रिकग्निशन साइट है बेटा, PVU1 और PST1। PVU1 के जस्ट डायगोनल में होता है PVU2। PVU2 की रिकग्निशन साइट किसके अंदर? रोप का फुल फॉर्म होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटिंग प्रोटीन। रेप्लिकेशन ऑपरेटिंग प्रोटीन क्या करते हैं बेटा? ये वो प्रोटीन बनाते हैं जो रेप्लिकेशन के लिए सो डैम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। तो रेप्लिकेशन के लिए ये वो प्रोटीन बनाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नाउ अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हर वेक्टर में होना चाहिए, तो ये है। तो देखो PVU के डायगोनल पे PVU2, फिर PST। अब देखो यहाँ पे BAM पे सेल, तो ऐसे लगाओ BAM पे सेल का डंडा मारेंगे और ऊपर याद रखो इकोक्लाहिंड, ठीक है। तो PVU PST1, PVU1 के डायगोनल पे होता है PVU2, किसके रिकग्निशन सीक्वेंस के अंदर है? रोप के अंदर। यहाँ पे क्या है? BAM पे सेल का डंडा और ऊपर है इकोक्लाहिंड, ठीक है। इको-R1, क्लावन और हिंड3, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। ये बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स ने बनाया था इस प्लाज्मिड को, इसमें डिजाइन किया अपने जीन ठूसे टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन के। और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन जीन जो होता है वो एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह बिहेव करता है, जो ये बताता है कि सही में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है, सही में रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये सिलेक्शन करने का काम करते हैं। आइए इस मैकेनिज्म को मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। When the foreign DNA is ligated at BAM-H1 साइट, मान लो कि कोई फॉरेन DNA BAM-H1 साइट पर जो है हमने डाल दिया, ठीक है। अब BAM-H1 में डाल दिया, मतलब BAM-H1 कहाँ साइट थी? टेट्रासाइक्लिन पे थी। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको मैं ना थोड़ा सा तुमको समझाना चाहती हूँ। अगर तुम रेडी हो तो क्या हम लोग इसको समझ सकते हैं बेटा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। यहां तक की बात सबको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। क्योंकि अगर यही अब हम लोग जो है
डिसाइडिंग फैक्टर के पास जाने वाले हैं। समझे बेटू? अब हम जाने वाले हैं डिसाइडिंग फैक्टर के पास। कैन वी स्टार्ट? अब आ जाओ, आजा बेटा, ध्यान से सुनना। तेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, तेरे पास ये 2 बैक्टीरिया है, ये तेरे पास 3 ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना? और तेरे पास ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है, ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है। ये समझना बात को जो मैं समझा रही हूं, कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा तेरे पास बैक्टीरिया, ठीक है, ये है क्या बेटू तेरे पास? ये है तेरे पास बैक्टीरिया, डन। और ये है तेरे पास क्या बेटू? रिकॉम्बिनेंट। ये है तेरे पास रिकॉम्बिनेंट। ये है तेरे पास क्या बेटू जी? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? बैक्टीरिया है, मतलब ये कौन सा? ये होस्ट सेल है। हम इसको क्या बोल देते हैं कि तू होस्ट सेल है। अब इस रिकॉम्बिनेंट को होस्ट सेल से जाना चाहिए, पर हुआ ये कि इसके अंदर नहीं गया, इसके अंदर नहीं गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इसके अंदर खुद का जीन तो रहे, खुद का जीनोमिक डीएनए तो सबके अंदर है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब हम लोग ये जो रिकॉम्बिनेंट वो बना रहे हैं, है ना, हमने कौन सी साइट को काटा है बेटा? हमने काटा है BAM-H1 को। और BAM-H1 किसके अंदर होता है बेटा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए वो आप अभी ध्यान से समझो। तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन MPR, और यहाँ पर हमारे पास है TET-R। यहाँ पर हमारे पास मान लो है TET-R, पर हमने BAM-H1 को काट के, ध्यान से सुनो, हमने BAM-H1 को काट के, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो रहेगा ही, यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर अपना जो है ये अपना टारगेट जीन जो है ठूस दिया, TG लिख रही हूं मैं, टारगेट जीन जो है यहाँ पे ठूस दिया। हमने BAM-H1 को काटा है। BAM-H1 कहाँ होता है बेटा? बताओ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर होता है। अब सुनो भाई, अब क्या होता है ना, हमको बेसिकली ये वाला, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पे टारगेट जीन जो है रिकॉम्बिनेंट हमारे पास पहुंचा ही नहीं। दूसरा, यहाँ पर कौन सा पहुंच गया? यहाँ पर प्लाज्मिड तो पहुंचा, पर रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं पहुंचा। तो ये क्या है बेटा? ये है ट्रांसफॉर्मेंट, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये, अरे यार ये क्यों मर रहा है? ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना ना। तो ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। हमको कौन सा वाला चाहिए मैम? हमको चाहिए ये वाला, हमको चाहिए बेटा जी ये वाला। ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका टारगेट जीन। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर जो है एज इट इज पहुंच गया, यहाँ पर एम्पिसिलिन वाला आ गया और यहाँ पर आ गया टेट्रासाइक्लिन, मतलब इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। ये हो गया TET-R और ये हो गया एम्पिसिलिन R, ठीक है, ये हो गया एम्पिसिलिन R, एज इट इज पहुंच गया, मतलब ये वाला पहुंच गया इसमें, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ, पर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। बोर्ड जो है मर रहा है। ये है बच्चों रिकॉम्बिनेंट, लाला हो गया, ठीक है। ये है बच्चों रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और हमको अब ये वाला चाहिए है। अब मैं यहीं पर समझाती हूँ, ध्यान से देखना। अब इन बैक्टीरिया को सबसे पहले तुम्हें एक प्लेट में उगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट में तुमने एक एंटीबायोटिक डाली, और इस एंटीबायोटिक का नाम है बच्चों, ध्यान से सुना, इस एंटीबायोटिक का नाम है एम्पिसिलिन, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, इस एंटीबायोटिक में पहले हमने प्लेट 1, ये है एक, सबसे पहले हमने ये किया नंबर 1 पे। अगर इस एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डाल दोगे तो ये दोनों जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो यहाँ पर मरेगा कौन? यहाँ पर ए वाला मर गया, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाइव कौन कर जाएगा बेटा? यहाँ पर मैम सर्वाइव कर जाएंगे आपके बी और सी वाले, ठीक है। ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो यहाँ पर कौन सर्वाइव कर जाएगा बेटू जी बताओ? यहाँ पर मैम सर्वाइव कर जाएंगे हमारे बी और सी वाले। क्यों? क्योंकि मैम दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से। नहीं, ठीक है। अब तो यहाँ पर बी वाला भी सर हो गया और सी वाला भी हो गया, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो यहाँ से हमने पहली प्लेट से क्या सेपरेट कर लिया बताओ? पहली प्लेट से हमने सेपरेट कर लिया क्या बताओ? ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ट्रांसफॉर्मेंट टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो पहली प्लेट से हमने ये सेपरेट कर लिया कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। अब आ जाओ, अब सेम चीज को तुम्हें टेट्रासाइक्लिन में उगाना है, ठीक है।
सेम चीज को बेटा क्या करना है तुम्हें, टेट्रासाइक्लिन में उगाना है। अब तुम एम्पिसिलिन ही डालोगे, अब तुम यहाँ पे डालोगे दूसरी एंटीबायोटिक जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। अब तुम मेरी बात को ध्यान समझो, अब क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन किसका सुरक्षित है, बी वाला। तो यहाँ पर बी वाला तो सर्वाइव करेगा, समझो, यहाँ पर बी वाला तो सर्वाइव करेगा पर सी वाला नहीं सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब बी वाले के सर्वाइव करने का कारण क्या है बताओ जल्दी से। बी वाले के सर्वाइव करने का कारण ये है मैम कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी सुरक्षित है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी सुरक्षित है, इसलिए बी वाला जो है वो जिंदा रहा है, ठीक है। पर आपको ये समझना, बी वाला बहुत प्रसन्न होगा कि ओह माय गॉड मैं तो बच गया, पर हमको बी वाला तो चाहिए ही नहीं है। तो बेटा ये जो बी वाला बच गया इसका मतलब ये क्या है, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और हमको ये वाला नहीं चाहिए है। ये बहुत खुश होगा, ओ ला ला करेगा, हम तो जीत गए, पर हमको सी वाला चाहिए होगा। यहाँ पर नो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसलिए ये किल्ड हो जाएंगे और ये बताते हैं कि जो सी वाला है वही रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और हमको सी वाला ही चाहिए। 2 बार प्लेटिंग करने के बाद आप ये समझ गए हैं तो आपको समझ में आया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का रोल कितना बड़ा है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ी, ठीक है। PBR 322 हमने इस्तेमाल किया था, तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने एक दूसरा वेक्टर लिया है ना, और इस दूसरे वेक्टर का नाम है PUC8 वेक्टर, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, PUC8 वेक्टर। PUC8 वेक्टर के अंदर भी बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा जीन है बेटा जिसे हम कहते हैं LAC-Z जीन, ठीक है। दूसरा कलर बना लेते हैं। इसके अंदर जो दूसरा जीन है वो है LAC-Z जीन, ठीक है। क्या है बेटू, LAC-Z जीन। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। LAC-Z जीन जो है ये प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। मेरी बात को बिल्कुल कान खोलकर सुनिएगा। अब हमने क्या किया बच्चों, है ना, हमने क्या किया, हमने बहुत चालाकी की और हमने क्या किया कि इसके अंदर अपना टारगेट जीन ठूस दिया, है ना। ये है हमारा टारगेट जीन। हमने LAC-Z जीन का जो है वो लिया, उसको काट के अपना टारगेट जीन ठूस दिया और एम्पिसिलिन वाला वैसे ही रहा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया बेटा, इसको कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब इसकी भी 3 कंडीशन हो सकती हैं, बताओ जल्दी से, हाँ या नहीं बोलो जल्दी से। इसकी पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई और तीसरी कंडीशन ये हो गई। तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन ये हो सकती है भाई कि पहली कंडीशन ये हो सकती है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं हो। दूसरा ये हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो आपके टारगेट जीन वाला, है ना। तो पहली ये हो सकती है, पहली वाली ये हो सकती है, दूसरी वाली ये हो सकती है। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अरे अरे वाइट क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है यार, बोर्ड हैंग हो गया क्या, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब ये हो गया आपका ब्लू वाला, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझो, ये है आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये है आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, RT लिख दूं, ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। डन। अब इसको हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट चाहिए, ठीक है। हमको सिर्फ कोई प्लेट नहीं चाहिए, हमको एक ही प्लेट। वहां पर क्या दिक्कत हो रही थी कि मल्टीपल प्लेट करना पड़ा था। यहां पर आपने एक प्लेट लिया, ठीक है, और यहां पर हमने एंटीबायोटिक डाली है एम्पिसिलिन, ठीक है। एम्पिसिलिन बताओ कौन सा ग्रो होगा, कौन सा ग्रो होगा, ए वाला तो ग्रो होगा नहीं, एम्पिसिलिन से किल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं। तो ए वाला जो है वो किल हो जाएगा। कारण क्या है, नो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि इसके पास कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है तो एम्पिसिलिन ए वाले को मार देगी। पर बी वाले जो हैं बच्चों ध्यान से समझना, पर जो बी और सी है ये दोनों ही सर्वाइव करेंगे कि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो पहले बार में आपने क्या सिलेक्ट कर लिया कि कौन जो है वो है आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और कौन है दूसरा ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब हमको क्या सिलेक्ट करना है, ध्यान से समझिएगा, एवरीबॉडी प्लीज फोकस। अब हमको क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, इधर आओ बेटू, है ना। अब हमको ये सिलेक्ट करना है, देखो तो यहाँ पर हमारी ये रिजल्ट आ चुके हैं। ए वाला मर जाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है बेटू, है ना। ये देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है। अब आ जा बेटा इधर आ, अब कहानी में ट्विस्ट है, इधर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देख, इधर आ, ये बी वाला भी सर्वाइव करेगा और सी वाला भी, ठीक है। ये ए है बेटू, ये बी है बेटू और ये सी है। अब इसके अंदर हम एक सबस्ट्रेट डालेंगे और उस सबस्ट्रेट का नाम है बेटा एक्स-गैल, एक्स-गैल नाम का एक सबस्ट्रेट डालेंगे, ठीक है। अब सबस्ट्रेट को एंजाइम जो है मारेगा,
लैग जेड जीन कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम तुरंत तोड़ने लगेगा। अब किसके पास जीन है? इसके पास जीन है कि नहीं है? और ये जो लैग जेड जीन है, ध्यान से सुनो क्या लिख रही हूं, लैग जेड जीन जो है, ये लैग जेड जीन का जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है बेटा, ये ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा? एक्स गैल को ब्रेक करेगा। और जब एक्स गैल को ब्रेक करेगा बेटा तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर। तो बेटा जी इसके चारों तरफ ना ब्लू कलर दिखने लगेगा, समझे ना? तो जिसके पास लैग जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा और ब्लू कलर जो है अपने चारों तरफ प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, ब्लू कलर आएगा। तो ये जो कॉलोनी है हमको ये ब्लू कलर की दिखाई देगी। कॉलोनी क्या दिखाई देगी बेटा? ब्लू दिखाई देगी, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? यहाँ पर नो लैग जेड, नो लैग जेड, तो कोई कलर नहीं आएगा। तो नो कलर तो क्या होगा? कॉलोनी व्हाइट दिखाई देगी। पर हमको यहां से ये सिलेक्ट हो गया कि अगर व्हाइट वाली है बच्चों, तो व्हाइट वाली है तो वो क्या है बेटा? वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। व्हाइट वाली है मतलब वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। और अगर ब्लू वाली है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। एक ही प्लेट में आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, क्लियर है? तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो हमको सिलेक्टेबल चीजें बताते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब मैं इसको पढ़ भी नहीं रही हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपके प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन और बहुत सारे बेटा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, है ना। तो वेक्टर जो है वो प्लांट और एनिमल के लिए क्या होने चाहिए? तो वेक्टर जो है बैक्टीरिया के लिए हमने बैक्टीरियल प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं। प्लांट सेल के लिए हम जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली ये भी प्लाज्मिड, पर ये प्लाज्मिड हमने एक स्पेशल बैक्टीरिया से निकाला गया और इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। और एनिमल सेल के लिए जो हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो होता है रेट्रोवायरस। पर ये सारे जो टीआई प्लाज्मिड है ना, प्लांट एग्रोबैक्टीरियम से हम क्या निकालते हैं? टीआई प्लाज्मिड। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है बेटा ये होता है डेंजरस, ये होता है डेंजरस, ये खतरनाक होता है बेटा, ये अच्छा नहीं होता है ना। तो चाहे रेट्रोवायरस भी खतरनाक होता है, इन्फेक्शन फैलाता है। तो सबसे पहले जब भी इनको आप यूज करोगे तो उनको डिसआर्म करना बहुत जरूरी है। तो रेट्रोवायरस के पास ये एबिलिटी होती है कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो डिसआर्म करना है। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है ये भी ट्यूमर कॉज कर देता है प्लांट में, तो जब भी करोगे तो डिसआर्म कर लेना, ठीक है। अब क्या हम अपने डीएनए को, ठीक है, क्या हम अपने डीएनए को, है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? ठीक है ना। तो क्या अपने डीएनए को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक कॉम्पिटेंट होस्ट बनाओ। पहले तो कॉम्पिटेंट होस्ट ये भी है ना, अगर हम वेक्टर से के थ्रू भी डाल रहे हैं तो वो भी तो एक अच्छा होस्ट है। पर अगर हमको एक होस्ट भी डायरेक्ट डालना है तो क्या करोगे? हम चाहते हैं कि एक ऐसा होस्ट बनाओ कि डायरेक्टली डीएनए चल जाए। तो डीएनए कैसा होता है बेटा? डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा जो ना पानी से नफरत करता है, पानी से प्यार करता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पानी से प्यार करने वालों से नफरत करती है, ठीक है। मतलब अगर तेरा दुश्मन है तो मेरा दुश्मन है, पर मैं वैसी चंडाल हूं कि तेरा दुश्मन है तो मेरा दोस्त है। तो डीएनए जो है वो सेल से पास नहीं करता, तो हमें सेल में छेद क्रिएट करने हैं तभी वो पास करेगा। नहीं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से प्यार करती है, डीएनए से नहीं करती, क्योंकि पानी से प्यार करता है वो, ठीक है। अब क्या करो बेटा? हम क्या करें बेटा? सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले ध्यान से सुनना है जो आपको, पहले आप अपनी सेल को आइस बाथ में रखो, फिर उसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करो, फिर उसके बाद उसको आइस में फिर से रखो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉक में आ जाएगी और उसमें हो जाएंगे छेद। और उसी टेस्ट ट्यूब में अपना डीएनए भी डाल देना, तो डीएनए छेद होगा तो चला जाएगा। डन। तो इस तरीके से कर सकते हो। प्लांट सेल में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आती है बेटा एक, क्या आती है बेटा? जीन गन। जीन गन में क्या होता है कि हम इसमें गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल में अपना डीएनए रैप कर देते हैं, गोली मार देते हैं और सेल के अंदर डायरेक्टली डीएनए चल जाता है। तो माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं एनिमल सेल के लिए, है ना। तो माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए डायरेक्टली न्यूक्लियस तक पहुंचा देते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। डन। तो अगर हम स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखें, सबसे पहले डीएनए निकालो, फिर काटो,
ठीक है, दोनों को काटो, पहले अपना टारगेट डीएनए के लिए मेन डीएनए को काटो और प्लाज्मिड को काटो, फिर लाइगेट करो, फिर ट्रांसफॉर्म करो, फिर उसके बाद उसका कल्चर करो, डिजायर प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि आप बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बायोरिएक्टर्स जो होते हैं बच्चों, वो हमारी एनसीईआरटी में 2 टाइप के दिए हैं, एक है सिंपल स्टर्ड टैंक और दूसरा है बच्चों स्पार्ज टैंक। जो कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर है वो है आपका स्टर्ड टैंक। इसका जो बेस होता है वो होता है कर्व, और इसके अंदर जो पंखियां लगी हैं जिनको हम कहते हैं फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर, ये मीडियम को घुमाते रहते हैं ताकि एनारोबिक कंडीशन ना जनरेट हो। ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है, एसिड बेस बैलेंस के लिए होता है, टेम्परेचर बैलेंस के लिए होता है। ठीक है, मीडियम डालिए, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और इसमें जो डिजायर प्रोडक्ट है वो बनता रहेगा, मतलब आपका बैक्टीरिया डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से स्टेराइल एयर आप डालते रहिए क्योंकि स्टेराइल एयर डालना जरूरी है। स्टेराइल एयर डालोगे ना, गंदी एयर डाल दोगे तो कंटामिनेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, फोम ब्रेकर होता है क्योंकि फोम जो होता है वो एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो जाता है, कर देता है, जिससे आपके बैक्टीरिया मर सकते हैं जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट डाला हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ये स्पार्ज टैंक। स्पार्ज टैंक में ना यहाँ पर एक स्पार्जर लगा होता है जो ऑक्सीजन के बुलबुले छोड़ता है। बुलबुले छोड़ेगा तो ऑक्सीजन बनेगा और मिक्सिंग भी होगी। साथ में जो ये यहाँ पर देखो वेव बन रही है, ये गैस एंट्रेनमेंट होता है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है, फिर से वापस से भेज दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, अब उसको भेजते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पे, बन चुका है। ठीक है, अभी तक हम अप स्ट्रीम कर रहे थे, बना रहे थे, अब हम डाउन स्ट्रीम कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे रिएक्टर से सामान निकालो, अपना प्रोडक्ट निकालो, फिर उसको प्यूरिफाई करो। ठीक है, उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करो और उसके बाद जो है उसे मार्केट में भेज दो। ठीक है, डन है, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब अगर आप नहीं चाहते हो एक होस्ट सेल के अंदर अपने डीएनए की कॉपी बनाना और आपके पास समय भी बहुत कम है, 1 घंटे में आप बिलियंस कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कर सकते हो। मेडिकल में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, बहुत 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 बड़ा रोल है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कुछ ही मिनटों में आप बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में आपका डीएनए डालते हैं, डीएनटीपीज डालते हैं, मतलब आपके बेस पेयर्स डालते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं, बफर डालते हैं, मैग्नीशियम आयंस डालते हैं, डाल दिया। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को थर्मोसाइक्लर नाम की मशीन में डाल देते हैं, कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया था, और उसके बाद साइकिल चला देते हैं। तो होता ये है बच्चों इसमें कि आपका डीएनए पहले डीनेचुरेशन होगा तो डीएनए सेपरेट होगा। सेपरेट हो गया, कितने डिग्री पे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 95 डिग्री पे होता है, 90 से 95 डिग्री में। फिर हम यहाँ पर एक प्राइमर जोड़ देते हैं। प्राइमर का काम क्या होता है कि प्राइमर हमेशा याद रखिएगा, प्राइमर का अटैचमेंट 5' to 3' डायरेक्शन पे होता है। ये देखो प्राइमर हमेशा ऐसा होगा और वो अटैच होगा 3' डायरेक्शन ऑफ द डीएनए, जैसे यहाँ पर देखो 3' और यहाँ पर भी 3' होगा। ठीक है, अटैच हो गया, कोई दिक्कत। अब हम ये स्टेप होता है एनिलिंग, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अब हम यहाँ पर काम करता है डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज, जो कि डीएनटीपीज को ला के आगे जोड़ता जाएगा और नई चेन बना देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटेंशन। और टैग पॉलीमरेज जिस बैक्टीरिया से निकाला गया उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, और आपकी जो 2 नए डीएनए जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, क्या काम होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रोल होता है इसका मतलब ये है कि आप इस भैया अगर हमको क्रिमिनल साइट पे एक डीएनए मिला तो उसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनेंगी, ऐसे ही तो बनेंगी। बायोटेक्नोलॉजी, एचआईवी टेस्टिंग, जीन थेरेपी, इन सब में इसका रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया होगा। सो ये हुआ बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का 1 शॉर्ट वीडियो, जो कि हैंड रिटन नोट से मैंने आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया। यूट्यूब का वीडियो है, आप इसको स्लो कर सकते हो, आप इसको फास्ट कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी चाहे आप वैसे कर सकते हो बच्चों, पर ये इसका एक भी पन्ना आपका छूटा नहीं है, जाओ और पढ़ लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों। एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर ये नोट्स मिलेंगे। बाय।